हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें से 3 किसके थे, सीडीपी के थे, और एक आपका मैथ का था। और आज की क्लास में भी हम मैथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे, हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए ना तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। सीटेट के साथ साथ अब ये जो है आपका जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे DSSB, एनवीएस और केवीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो सबका लिंक आपका प्लेलिस्ट को जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। और हम यहाँ पे सोशल साइंस जो ईवीएस वाला पार्ट होता है आपका पेपर 1 का, मैंने उसकी भी बहुत सारी वीडियोज डाली हुई है यहाँ पे कि आपका एनिमल के हैबिटेट क्या होते हैं, बर्ड्स के जो नेस्ट बनाने की जो हैबिट होती है क्या होती है। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो देख लो जाके, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोग मैथ्स का जो सेक्शन है हमारा, इसके 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। देखो क्या बोल रहा है। When asked to write 44, some student of grade 2 wrote it as 404। मतलब जब कुछ बच्चों को सेकंड क्लास के बोला गया 44 लिखने के लिए, 44 लिखने के लिए, तो उन्होंने इसको क्या लिख दिया, 404 लिख दिया। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। तो अगर आप टीचर हैं तो इसको कैसे संबोधित करेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, उनकी कॉपीज में आंसर को करेक्ट कर दें। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय के नियम को समझाएंगे। ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, या फिर उनके बच्चों के साथ बिठा देंगे जो जिन्होंने इसको ठीक किया है। फोर्थ इज टेल देम टू फाइंड करेक्ट आंसर, या फिर उनको बोलेंगे कि भाई खुद से अपना करेक्ट आंसर फाइंड करो। तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कि उनकी कॉपीज में आप करेक्ट आंसर कर दोगे तो क्या उससे उनको आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड बोल रहा है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, मतलब उनको मटेरियल के हिसाब से आप समझाओगे कि किस तरीके से 44 होता है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है 44 का। थर्ड इज ग्रुप दैम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली। अब एक बात बताओ, उन बच्चों के साथ बिठा देना जिन्होंने इसको ठीक किया है, तो क्या उससे उनको आ जाएगा करना, नहीं आएगा भाई सिर्फ बिठाने से। या तो आप उनको बोलो डिस्कस करने के लिए, तब उनको अच्छे से आएगा। तो ये ऑप्शन भी कट गया। फोर्थ विल टेल देम टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, अगर उनको आता होता करेक्ट आंसर तो वो खुद से ही कर लेते ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सेकंड वाला। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज विद यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, मतलब अलग अलग आपके टीचिंग एड को यूज करके उनको समझाया जाए कि करेक्ट आंसर क्या होगा और किस तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज, मतलब जो मैपिंग आप करते हो यानी कि जो प्रतिचित्रण वाला जो टॉपिक करवाते हो बच्चों को, उसको प्राइमरी लेवल पे कराने का, उसको इंट्रोड्यूस करने का एक क्या जो प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या पर्पस होता है उसका, मेन पर्पस, ठीक है। तो ऑप्शंस आर टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, मतलब त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, जो स्पेस से रिलेटेड नॉलेज होती है ना कि कोई स्पेस है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उतने स्पेस में आप चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड होता है ये। नेक्स्ट इज टू प्रमोट प्रमोशनल रीजनिंग, सी टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड अंडरस्टैंडिंग, या फिर डी टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे हमें दो दो के पेयर में दिए हुए हैं ना, इसका मतलब आपको ये देखना है इनमें से कौन से दो आपके बेस्ट सूटेड ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप मैपिंग करा रहे हो बच्चों को, मतलब कि आप मैप में बता रहे हो कि लोकेट करो भाई कहाँ पे आपका स्कूल है, हॉस्पिटल, इस तरीके से मैप बनाने को बोल रहे हो बच्चों को, अपने घर के आसपास का मैप करो, तो इससे क्या होगा, उनको एक स्पेस की थिंकिंग आएगी, राइट। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग, लेकिन इसमें से कोई एक और होगा, राइट। तो सेकंड क्या हो जाएगा, टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अब प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी तो सीखेंगे ना वो वहाँ पे कि कितने एरिया में हमें किस चीज़ को कवर करना है, ये वाला जो एरिया है वो इसके लिए रखना है और इसको इतनी जगह पे ही दिखाना है। तो प्रमोशनल रीजनिंग भी आ रही है बच्चों के अंदर, यानी कि अनुपातिकता विवेचन को भी प्रोत्साहन देता है वो।
थर्ड इज टू मेक सब्जेक्ट ईजी एंड इंटरेस्टिंग, और ऐसा इसमें कुछ खास नहीं होता कि इससे सब्जेक्ट ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये पढ़ाना ही होता है क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है और यहाँ पे बच्चों के अंदर क्या आती है, आपकी स्पेशल थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें कोई दो ही ऑप्शन चूज करने थे और जो बेस्ट सूटेड हमारे ऑप्शन है वो क्या है, ए एंड बी है। अब ए एंड बी काय में है, हमारे थर्ड में, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। मतलब ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस आर टेस्टिलेशन मतलब चॉपर या फिर टाइलिंग, सिमेट्री, पैटर्न्स या फिर रेशियो। तो जब आप प्राइमरी स्कूल की मैथ्स की बुक देखोगे ना तो उसमें ये तीनों टॉपिक ही बच्चों को कवर करवाए जाते हैं, टेस्टिलेशन भी, सिमेट्री भी और पैटर्न्स भी, लेकिन रेशियो आप आगे जाके सीखते हो। ठीक है, रेशियो बच्चों को आगे की क्लासेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसने पूछा था आर नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम, तो इनमें से कौन सा करिकुलम का पार्ट नहीं है, रेशियो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स या फिर TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मतलब टीचर को ये समझाना है कि दो अलग अलग डायमेंशंस के रेक्टेंगल हैं, अलग अलग साइड्स के रेक्टेंगल या फिर क्या है, आयत हैं। ठीक, आयत पढ़ा रहा है यहाँ पर टीचर बच्चों को, तो उसको ये बताना है कि अगर दो अलग अलग डायमेंशंस के भी है ना रेक्टेंगल, तो भी उनका एरिया क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। अब उसको वो किस तरीके से समझाए, यहाँ पे ए स्केल की हेल्प से, बी ग्राफ पेपर की हेल्प से, सी थ्रेड की हेल्प से, डी टाइल की हेल्प से, या फिर इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन की हेल्प से वो समझाए। तो देखो दो अलग अलग डायमेंशंस का रेक्टेंगल है, उनका एरिया हमें निकालना है, लेकिन हमें फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना। तो स्केल का तो कोई यूज़ नहीं होगा यहाँ पे भाई, स्केल से आप क्या करोगे, ज़्यादा ज़्यादा उसकी स्केल से क्या करोगे, डायमेंशंस को मेजर कर लोगे ना कि ये भाई देखो ये रेक्टेंगल एक और ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है। तो स्केल से सिर्फ आप इसकी क्या है, डायमेंशंस मेजर कर सकते हो, एरिया कैसे बताओगे, दोनों का इक्वल है, राइट। सेकेंड ऑप्शन है ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर से आप बिल्कुल कर सकते हो। सपोज ये ग्राफ पेपर है आपका इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दो रेक्टेंगल बनाए, अब बच्चा क्या कर सकता है, उसके अंदर आए हुए रेक्टेंगल के अंदर आए हुए ना ब्लॉक्स को गिन सकता है कि हाँ भाई इसमें भी इतने ब्लॉक आ रहे हैं और इसके अंदर भी उतने ही ब्लॉक आ रहे हैं, क्योंकि एक जो ब्लॉक होता है उसका एरिया इक्वल होता है ना। तो अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है इक्वल होगा हमारा, दैट मीन्स दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर का यूज हम इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रेड, तो थ्रेड क्या करेगा भाई, स्केल का ही काम करेगा, ये देखने के लिए कि डायमेंशन हमारी क्या है, अलग अलग है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। डी है आपका टाइल्स, तो टाइल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ये दो रेक्टेंगल थे, अब आप छोटी छोटी टाइल्स ले लो इक्वल साइज की और रेक्टेंगल के अंदर उनको पुट करके दिखाओ बच्चों को, और फिर आप ये देखो कि दोनों के अंदर ना इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स आ रहे हैं। सपोज करो कि 10 टाइल्स ही इस रेक्टेंगल के अंदर आ रही हो, 10 ही टाइल इस रेक्टेंगल के अंदर आ रही है। तो जब टाइल जो है इक्वल साइज की और वो इक्वल नंबर ऑफ टाइल दोनों रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगी, दैट मीन्स क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो आप टाइल्स का भी यूज कर सकते हो इस केसेस में। तो आप देखो बी और डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स। मतलब निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है कि बच्चे मैथ नहीं सीख पा रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। ऑप्शंस आर जेंडर, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड मतलब सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उनकी वो, थर्ड इज नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, या फोर्थ इज इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। तो अब आप बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, मतलब बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, आई होप कि अभी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर, क्या जेंडर से ऐसा होता है कि सिर्फ लड़कियां ही मैथ सीख सकती हैं, लड़के नहीं सीख सकते, या फिर लड़के सीख सकते हैं लड़कियां नहीं सीख सकती हैं, ऐसा तो नहीं होता भाई, कोई भी मैथमेटिक्स सीख सकता है ना।
तो जेंडर का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। जो थर्ड ऑप्शन है आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, जो आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होता है उसकी वजह से बच्चों में डर होता है थोड़ा मैथमेटिक्स का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है उसका अंडर अचीवमेंट्स के लिए कोई कारण है, क्योंकि वो तो सब बच्चों के लिए एक जैसा भी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो अगर टफ है तो सबके लिए टफ है और ईजी है तो सबके लिए ईजी है, तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, तो इनेट एबिलिटी भी तो सब में ही होती है ना भाई, ऐसा तो नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे में है और किसी के अंदर नहीं है। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता जो है सबके अंदर ही होती है सीखने की, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब है जैसा बैकग्राउंड आप बच्चे को प्रोवाइड कराओगे वैसे ही वो सीखेगा। अगर वो ऐसे बैकग्राउंड में रह रहा है जहाँ पे उसको मैथमेटिक्स से जो है टच में ही नहीं है, उसके बिल्कुल भी मैथमेटिक्स यूज में ही नहीं है, तो उस केस में वो कैसे सीख पाएगा। वो बच्चा, क्षमता सबके अंदर इक्वल ही है लेकिन वो नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, राइट। अगर एक बच्चा है जो ऐसे बैकग्राउंड में जहाँ पे उसको कैलकुलेशंस वगैरह का काम पड़ता रहता है या उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड कराया जा रहा है जहाँ पे वो सीख सकता है मैथमेटिक्स, तो वो सीख लेगा वैसे बैकग्राउंड में। तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड का इस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3, मतलब इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे या फिर सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है ये बताने के लिए बच्चों को। अब हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपका पेपर 1 है ये बताने के लिए बच्चों को कि ये एक्सप्लेन करना है कि 1/4 जो है ना वो 1/3 से क्या होता है, कम होता है। ओके, तो कौन सा मेथड आप यूज करोगे, यूजिंग एलसीएम मेथड, यूजिंग पेपर स्ट्रिप मेथड, यूजिंग डाइंस ब्लॉक्स या फिर यूजिंग नंबर चार्ट। अब आप बताओ आप इनमें से कौन सा जो है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है ये बताने के लिए बच्चों को कि 1/4 जो है वो छोटा होता है 1/3 से। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है वो क्या है, यूजिंग पेपर स्ट्रिप। अब यहाँ पे आप देखो, आपने दो इक्वल पेपर स्ट्रिप ली, अब आपने एक में तो बच्चों को बोला कि इसके 3 बराबर हिस्से करो, ठीक है, ये 3 बराबर हिस्से कर दिए मैंने, और दूसरी में आपने बोला है कि इसके 4 बराबर हिस्से करो। ओके, ये मेरा थोड़ा इक्वल नहीं हो पाया, कर लेना। अब आप बच्चों को बोलो कि किसके हिस्से जो हैं वो बड़े हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसके आपने 3 हिस्से करे हैं वो बड़ा होगा और जिसके आपने 4 हिस्से करे हैं वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 1/4 है वो 1/3 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, मतलब प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लेसन प्लान बनाने का वो क्या होता है। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, तो अगर आपको जो है टेक्स्ट बुक का ही सीक्वेंस फॉलो करना है तो फिर तो भाई लेसन प्लान बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीक्वेंस दिया ही हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एज इट इज़ जैसे बुक में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, आप उनको स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या करें, कॉन्सेप्ट्स को करें। तो जो बुक आप देखोगे ना उसमें भी तो स्ट्रक्चर मैनर में दिया होता है ना किसके बाद क्या कराना है, तो ये भी एक जो है लेसन प्लान बनाने का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता। थर्ड इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब इसलिए हम लेसन प्लान बनाते हैं ताकि हम बच्चों के हिसाब से, हमें पता है हमारी क्लास में किस हिसाब से बच्चे हैं, उनके हिसाब से उनके जो एज की एक्टिविटी है उसको चूज़ कर पाएँ, या फिर किस बच्चे का क्या जो है इंटरेस्ट है मैथ्स के अंदर उसके हिसाब से हम उसके लिए एक्टिविटी चूज़ कर पाए ताकि हर बच्चा क्या कर पाए, उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के हिसाब से एक्टिविटी चूज़ करना, चिल्ड्रन कितना पार्टिसिपेट करेगा उस एक्टिविटी में, बच्चा कितना पार्टिसिपेट करेगा उस एक्टिविटी के अंदर, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंस बढ़ा देती हैं किसकी, लेसन प्लान की। फोर्थ ऑप्शन क्या आता है हमारा, राइटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस, सिर्फ एक्टिविटी और क्वेश्चंस लिख लेना उसके अंदर क्या कहते हैं लेसन प्लान के अंदर, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे अपने संकल्पनाओं की संरचना कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट
मैथमेटिक्स क्लासरूम, मतलब निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा का एक लक्षण नहीं माना जा सकता। अब आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं ना, 4 ऑप्शन है, 3 आपको ऐसे दे रखे हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम को शो करते हैं, एक ऐसा है जो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना नोट दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या क्या है। द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। तो अगर आप लैंग्वेज देखो, मैथ्स की खुद की भी तो अपनी एक लैंग्वेज होती है ना, तो अगर आप रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग को लेके आओगे, अटेंशन दोगे मैथमेटिक्स लर्निंग में, तो ये क्या हो गया, इसका प्लस पॉइंट हो गया। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि कंसिडर करना फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स, ये उसका एक फीचर है। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा, ये तो फीचर हो गया। नेक्स्ट इज द टीचर एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन। टीचर ये इंश्योर करे वहाँ पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये भी इसका पॉजिटिव ऑप्शन हो गया एक। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज टू एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ द असेसमेंट, कि आपने एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दे दिया बच्चों को ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा, तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ज़रूरी नहीं है टेस्ट में उतना अच्छा कर पाए, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप असेसमेंट के लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही यूज़ करोगे, नहीं, आप उन बच्चों से कुछ एग्जाम्पल्स पूछ सकते हो, कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, इस तरीके से भी तो आप उनको असेस कर सकते हो ना। तो ये ऑप्शन जो है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का राइट ऑप्शन नहीं होगा, और ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसने क्या पूछा था, नॉट पूछा था। ओके, एक बार फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या था, कनेक्शन बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड द अदर करिकुलम एरियाज आर हाईलाइटेड। तो ये तो बहुत पॉजिटिव सा है आपका कि आप जो मैथमेटिक्स है ना उसका कनेक्शन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी दिखाओ, कि देखो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हिस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है आपका मैथमेटिक्स डेट्स के लिए, और फिर आपका साइंस में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है मैथमेटिक्स की। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया था यहाँ पे हमारा थर्ड, की सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ही नहीं लेना भाई, और भी तरीके होते हैं असेस करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ द मैथमेटिक्स। यहाँ पे मतलब कौन सी स्टेटमेंट है जो एग्री कर रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ द मैथमेटिक्स या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ द मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स। मैथमेटिक्स जो है हम उसमें क्या करें, सिर्फ फैक्ट्स को लर्न कर ले। सेकेंड इज मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ। मैथमेटिक्स जो है रिक्वायर है ट्रूथ को डिस्कवर करने में, या फिर मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव। अब देखो अगर इसमें से आपको कोई और भी ऑप्शन ठीक लग रहा है ना, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स का ना कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू बताना है। फोर्थ ऑप्शन क्या था, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। यस, ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो ट्रू हो जाएगा, कि बच्चों को आप क्या करें, मार्गदर्शन करें ताकि उनको पता चले, विजुलाइज कर करके दिखाएं चीज़ों को, ताकि जो उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना वो अच्छे से हो सके और वो अपनी नॉलेज को क्या कर सके, खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके। और यहाँ पे इसने कंस्ट्रक्टिविस्ट से रिलेटेड ही हमसे ऑप्शन पूछा था। अब क्योंकि आपको ये भी लग रहा होगा मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिर्फ फैक्ट्स को लर्न करना भी मैथमेटिक्स नहीं है, और वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, मैथमेटिक्स एंटायरली ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, कंस्ट्रक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। जो आपका त्रिवियम समझ होती है, अभी जो मैंने शुरू में भी बताया था कि स्पेस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों में वो कैसे आएगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ड्राइंग द टॉप ऑफ द बॉटल। सेकेंड इज लोकेटिंग सिटी ऑन अ मैप, नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, एंड फोर्थ इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग की बात ये कर रहा है, ठीक है।
तो अब सेकंड ऑप्शन देखो, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप। क्या आपसे एक मैप आपको बना के दे दिया जाए और आप में बस उसे बताना है कौन सी सिटी कहाँ पे, तो क्या उससे आपके अंदर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आएगी? नहीं आएगी। सब कुछ तो बना बना के दे दिया ना आपको मैम, सिर्फ मैप क्या कर रहा है, आपको लोकेट करना है। अगर यहाँ पे ये बोलता है कि मैप बच्चों को खुद से बनाना है, तब एक हम इसको मान लेते कि ये सही ऑप्शन होता, लेकिन सिर्फ सिटीज को लोकेट करना आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, के मून कब राइज हो रहा है इसका टाइम नोट करना। तो भाई इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, मून का टाइम नोट करने से कि आपको स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जब आप नंबर को शो करते हो तो उसमें तो एक इक्वल गैप होता ही है ना, कि आपको इस स्केल से इतना इतना गैप लेना है, तो इससे भी आपको स्पेशल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, कि जो बॉटल का जो टॉप व्यू होता है ना, उसको आप कैसे क्रिएट करोगे उतने ही स्पेस में जो आपको दिया गया है, किस तरीके से आप उसको क्रिएट करोगे, आपको उसका कौन सा जो है फेस दिख रहा है, फिर आप उसका पीछे वाला जो फेस होता है उसको कैसे क्रिएट करोगे, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल। ठीक है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप जितने भी क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो मुझे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।